Welcome students. Today we are going to discuss about royalty account, which is very important chapter. Now you have to understand what is the royalty, and there are two parties involved. First is landlord and second is lessee. First of all, we have to understand what is the meaning of royalty. A royalty is a payment made by one party to another that owns a particular assets for the right to ongoing use of that assets. Royalty is the remuneration payable to person in respect of the use of their rights. ये रॉयल्टी का पेमेंट एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाता है। जिस पार्टी के अधिकार का हम यूज़ करते हैं उस पार्टी को दिया हुआ पेमेंट रॉयल्टी कहलाता है। या फिर जब हम अपना अधिकार किसी को ट्रांसफ़र करते हैं उसके बदले में मिली राशि रॉयल्टी कहलाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टूड royalty. There are two parties, landlord and second one is lessee. ये होता क्या, लैंडलॉर्ड कौन होता है, लीजी कौन होता है, कब किसे राइट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है आप लोगों का माइनिंग रॉयल्टीज़। क्या है माइनिंग रॉयल्टी, फिर ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज़, ऑयल वेल रॉयल्टीज़, पेटेंट रॉयल्टीज़, कॉपीराइट रॉयल्टीज़, ट्रेडमार्क रॉयल्टीज़, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़। तो ये रॉयल्टी होती है क्या हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है लीजी। ये लैंडलॉर्ड कौन होता है, हु विल ट्रांसफर देयर राइट टू अनदर पार्टीज, दैट पर्सन इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। जो बंदा अपने अधिकार किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है लैंडलॉर्ड और बी है लीजी। लैंडलॉर्ड ए के पास एक कोयले की खान थी, कोयले की खान माइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कोल माइन थी। अब ये अपनी कोल माइन से खुद कोयल नहीं रेस कर रहा है, कोयले को खुद नहीं निकाल रहा है। इसने अब क्या किया, ये अपनी जो माइन थी कोयले की ये किसी दूसरे बंदे को दे दी। सेकंड पर्सन कौन है, बी। तो ये अपनी जो भी यहाँ पे माइन होगी ये दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करेगा। जिस बंदे को ट्रांसफ़र करेगा अपने राइट उसका नाम है लीजी। लीजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है उसे। ये आपके राइट्स देखो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र राइट्स, ठीक है। अब ये जो माइंस थी, माइंस में से कोल कौन रेस करेगा, कोल कौन निकालेगा, बी कोल निकालेगा। पर इस पे अधिकार किसका है पूरा, इसका ओनर कौन है, ओनर है ए, बट कोल रेस अब कौन करेगा, बी। अब बी जितना भी कोल रेस करेगा इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे पर टन के हिसाब से क्या करेगा, लीजी जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट। यहाँ पे इसे पेमेंट करेगा। ये जो पेमेंट करेगा इसे, ये अमाउंट होगी, कौन सी अमाउंट कहलाएगी, हमारी रॉयल्टी बोलते हैं या फिर अधिकार शुल्क बोलते हैं। ऐसे सेकंड आपका है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ये क्या होती है, ब्रिक ईंट जो बनती है ना, ईंट के ऊपर रॉयल्टी कैसे दी जाती है। भट्टे वाले क्या करते हैं, मिट्टी उठाते हैं। ये किसी लैंडलॉर्ड के पास क्या था, अपना खेत था, ये खेत अब किसे दे देगा, अपने राइट्स दे देगा बी को। बी कौन है, ये भट्टे का मालिक है बी। और ए के पास क्या है, ए के पास ज़मीन है। अब ये ए बी से बोलेगा कि आप मेरी ज़मीन से जितनी भी मिट्टी निकालेंगे मैं उसका आपसे कुछ चार्ज करूँगा। वो चार्ज कैसे करूँगा, पर ईंट के हिसाब से करूँगा, ठीक है। कि अगर ये हो सकता है कि 1000 ईंट यहाँ पे बनाएगा, ये ए कितनी ईंट बनाएगा, सॉरी बी कितनी ईंट बनाएगा, 1000 ईंट बनाएगा। और ये मिट्टी किसके खेत से उठाएगा, लैंडलॉर्ड ए के खेत से। तो ये पर ईंट के हिसाब से जो पैसा किसे देगा, ये लैंडलॉर्ड को देगा, लीजी देगा। क्योंकि लीजी क्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड ने अपने राइट देखो ट्रांसफ़र कर रखे हैं लीजी को। तो लीजी को जब ये अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर रहा है तब ज़मीन किसकी थी, लैंडलॉर्ड की, एक ही, ठीक है। अब इसमें से मिट्टी कौन उठा रहा है, ईंट कौन बनवा रहा है, ये लीजी बनवा रहा है, सेकंड पार्टी यहाँ पे बनवा रही है, ठीक है। तो ये अब लीजी को क्या करेगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट पेड करेगा। जो पेमेंट करेगा वो मेरी क्या होगी, रॉयल्टी, ठीक है। ऐसे आप लोग की ऑयल वेल होती है, ये जो तेल निकलता है आप लोगों का, ठीक है, ऑयल निकलता है। पेटेंट रॉयल्टीज़, यहाँ पे अपने राइट्स किसी को लाइसेंस वगैरह जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट रॉयल्टीज़ क्या होती है, सपोज दैट अब यहाँ पे बुक है, फाइनेंशियल अकाउंट की बुक है, ठीक है। डॉक्टर SM शुक्ला इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, हु हैज़ रिटन दिस बुक। अब ये डॉक्टर SM शुक्ला कौन है, इन्होंने ये फाइनेंशियल अकाउंट की बुक लिखी होगी, ठीक है। ये एक राइटर हैं इस बुक के, फाइनेंशियल अकाउंट की बुक लिखते हैं।
बट दे हैव नो प्रिंटिंग मशीन, पर उसके पास कोई भी प्रिंटर मशीन नहीं है कि वो खुद अपनी बुक को मार्केट में यहाँ पे प्रिंट करे, इसके बाद बेचे. नाउ ही विल एग्रीमेंट टू एनी पब्लिशर who will print this book and sell in the market. Now there are two parties involved. डॉक्टर एस.एम. शुक्ला. ये एस.एम. शुक्ला कौन हो गए? जिन्होंने बुक लिखी है, राइटर हो गए. ये कौन है? राइटर हैं ये बुक के आपके. यहाँ पे सेकंड पार्टी फिर से इन्वॉल्व है. आप लोग सेकंड पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है? पब्लिशर. ये सेकंड पार्टी पब्लिशर इन्वॉल्व है. पब्लिशर कौन है? साहित्य भवन पब्लिकेशन. इससे पहले भी आप लोगों ने कोयले की खान में भी देखा था, दो पार्टी इन्वॉल्व थी. एक लैंडलॉर्ड था और एक लीजी था. लैंडलॉर्ड कौन था? जिसकी कोयले की माइन थी. ये कोयले की खान थी जिसके पास, और इसने कोयला निकालने का अपने राइट्स अधिकार किसे ट्रांसफ़र करे थे? लीजी को. अब ये लीजी इसमें से कोयला निकालेगा और पर टन के हिसाब से पैसा किसे देगा? लैंडलॉर्ड को देगा. There are same condition. Now S.M. Shukla, Dr. S.M. Shukla transferred their right to publisher. इन्होंने अपने राइट किसे ट्रांसफ़र कर दिए? पब्लिशर को ट्रांसफ़र कर दिए. और यहाँ पे इनके बीच में दोनों की एक एग्रीमेंट हुआ होगा. अभी डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की एक बार मेहनत हुई. इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट की बुक एक बार लिखी है, ठीक है, वन टाइम. अब ये क्या करेंगे? पब्लिशर से एक टाई अप करेंगे, पब्लिशर के साथ एग्रीमेंट करेंगे. कि मान लो यहाँ पे इनका एग्रीमेंट क्या होता है कि आप हमारी बुक क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे, प्रिंट करेंगे. प्रिंट करने के बाद मार्केट में सेल करेंगे, और सेल करने के बाद हो सकता है कि पर बुक पे आप ₹10 मुझे क्या करेंगे? देंगे ₹10 पर बुक. अब ये पब्लिशर क्या करेगा? एस.एम. शुक्ला की जितनी बुक भी बेचेगा उसका ₹10 पर बुक किसे देगा? एस.एम. शुक्ला. अब ये राइट्स एस.एम. शुक्ला, यहाँ पे देखो राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पब्लिशर को, कि पब्लिशर के पास राइट्स आ गए हैं कि डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक को ये प्रिंट करेगा. और ये पब्लिशर क्या करेगा? रॉयल्टी. यहाँ पे मान लो इसने फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 1000 बुक्स क्या करी हैं? सोल्ड की है मार्केट में. मार्केट में 1000 बुक्स सेल करी है. 1000 इंटू 10, तो ये 10,000 पीस डॉक्टर एस.एम. शुक्ला को देगा. ये क्या होगी मेरी? इट्स कॉल्ड रॉयल्टी. बट देर इज़ वन अनदर कंडीशन, मिनिमम रेंट और डेड रेंट. ये सेम होते हैं, या फिर मिनिमम रेंट भी बोलते हैं, डेड रेंट भी बोलते हैं. कि पब्लिशर ने डॉक्टर एस.एम. शुक्ला से बोला था कि मैं आपकी बुक्स प्रिंट करूंगा और मार्केट में बेचूंगा और आपको पर बुक पे ₹10 दूंगा, ठीक है. बट एस.एम. शुक्ला ने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी थी कि हो सकता है कि आप मेरी बुक तो प्रिंट करो, पर मेरी बुक पे आप मेहनत ना करो, आप मेरी बुक को मार्केट में सेल ही ना करो. हो सकता है पूरा साल आप अपने घर पे बैठे रहो, तो फिर तो मुझे कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, मुझे क्या मिलेगा? तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला यहाँ पे बोलेंगे भी ऐसे काम नहीं चलेगा. यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट बताइए कि अगर किसी ईयर में आप मेरी एक भी बुक सोल्ड नहीं करते हो, इन दैट कंडीशन व्हाट अमाउंट विल यू गिव मी? उस कंडीशन में आप मुझे क्या अमाउंट दोगे? कि अगर आपने कोई भी बुक सोल्ड नहीं करी तो फिर मुझे आप कुछ भी नहीं दोगे. इन दैट कंडीशन यू हैव टू पे मिनिमम रेंट. इस कंडीशन में क्या करना होगा? पब्लिशर को मिनिमम रेंट, इस सिचुएशन में मिनिमम रेंट पे करना होगा. किसे? डॉक्टर एस.एम. शुक्ला को. दैट रेंट डिसाइडेड बाय डॉक्टर एस.एम. शुक्ला, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक. Suppose that minimum rent is 10,000 rupees per year. Now publisher has to pay royalty or minimum rent, whichever is higher. इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा, ज़्यादा होगा, वही अमाउंट किसे? डॉक्टर एस.एम. शुक्ला को पे करना होगा. मान लो फर्स्ट ईयर में कितनी बुक इन्होंने सेल करी थी? ₹10 ये रॉयल्टी देंगे पर बुक पे, और 1000 बुक्स सोल्ड ये कर चुके हैं पब्लिशर. देन पब्लिशर विल पे ₹10,000 टू डॉक्टर एस.एम. शुक्ला. एंड इन सेकेंड ईयर 500 बुक्स ओनली सोल्ड. 500 बुक ही सोल्ड करी इन्होंने. नो 500 इंटू 10, 5,000 रुपीज़ रॉयल्टी. 5,000. नाउ डॉक्टर एस.एम. शुक्ला विल नॉट एक्सेप्ट दिस अमाउंट. ये 5,000 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे 5,000 रुपीज़.
Dr. S.M. Shukla will demand for rupees 10,000 because रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वही अमाउंट डॉक्टर एस एम शुक्ला लेंगे। तो रॉयल्टी तो 5,000 रुपीज़ हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी होगी पब्लिशर ने, या कोई भी कंडीशन रही हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, तो एस एम शुक्ला 5,000 रुपीज़ नहीं लेंगे रॉयल्टी। अब ये क्या बोलेंगे, मुझे मिनिमम रेंट दो, 10,000 रुपीज़ यू हैव टू पे, 10,000 रुपये आपको दे। इन दैट कंडीशन व्हाट अमाउंट विल यू गिव मी, उस कंडीशन में आप मुझे क्या अमाउंट दोगे, कि अगर आपने कोई भी बुक सोल्ड नहीं करी तो फिर मुझे आप कुछ भी नहीं दोगे। इन दैट कंडीशन यू हैव टू पे मिनिमम रेंट, इस कंडीशन में क्या करना होगा, पब्लिशर को मिनिमम रेंट, इस सिचुएशन में मिनिमम रेंट पे करना होगा किसे, डॉक्टर एस एम शुक्ला को। दैट रेंट डिसाइडेड बाय डॉक्टर एस एम शुक्ला हु इज़ द राइटर ऑफ this book. Suppose that minimum rent is 10,000 rupees per year. Now publisher has to pay royalty or minimum rent, whichever is higher. इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा, ज़्यादा होगा, वही अमाउंट किसे, डॉक्टर एस एम शुक्ला को पे करना होगा। मान लो फर्स्ट ईयर में कितनी बुक इन्होंने सेल करी थी, 10 रुपीज़ ये रॉयल्टी देंगे पर बुक पे, और 1,000 बुक्स सोल्ड ये कर चुके हैं पब्लिशर। देन पब्लिशर विल पे रुपीज़ 10,000 टू डॉक्टर एस एम शुक्ला, एंड इन सेकेंड ईयर 500 बुक्स ओनली सोल्ड, 500 बुक ही सोल्ड करी इन्होंने। नो 500 इंटू 10, 5,000 रुपीज़ रॉयल्टी, 5,000। नाउ डॉक्टर एस एम शुक्ला विल नॉट एक्सेप्ट दिस अमाउंट, ये 5,000 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे 5,000 रुपीज़। डॉक्टर एस एम शुक्ला विल डिमांड फॉर रुपीज़ 10,000 बिकॉज रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वही अमाउंट डॉक्टर एस एम शुक्ला लेंगे। तो रॉयल्टी तो 5,000 रुपीज़ हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी होगी पब्लिशर ने, या कोई भी कंडीशन रही हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, तो एस एम शुक्ला 5,000 रुपीज़ नहीं लेंगे रॉयल्टी। अब ये क्या बोलेंगे, मुझे मिनिमम रेंट दो, 10,000 रुपीज़ यू हैव टू पे, 10,000 रुपये आपको दे। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, मिनिमम रेंट 10,000 रुपीज़ पे कर दिया, रॉयल्टी लेने के लिए एस एम शुक्ला ने मना कर दिया। व्हेन रॉयल्टी लेस देन टू मिनिमम रेंट देन अराइजेज द शॉर्ट वर्किंग, जब भी आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना है 10,000 रुपीज़, और रॉयल्टी कितनी हुई सेकेंड ईयर में 5,000 रुपीज़, 500 बुक सोल्ड करें इंटू 10, तो 5,000 रुपीज़ रॉयल्टी हुई। तो और रॉयल्टी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी एस एम शुक्ला ने, ठीक है। then royalty less than to minimum rent then arises the short working, तो ये शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है। ये शॉर्ट वर्किंग होती क्या है, शॉर्ट वर्किंग नाम से हम लोगों को क्लियर होता है कि पब्लिशर ने ये 5,000 रुपीज़ रॉयल्टी पे करना थी, 10,000 पे करा है, तो इनकी कहीं ना कहीं वर्किंग में शॉर्टेज रही, इन्होंने कम वर्क किया, बुक को कम सोल्ड किया, तभी तो इन्होंने 5,000 रुपीज़ रॉयल्टी और इन्होंने पे कितने करे हैं, 10,000 रुपीज़ पे करे हैं, और पे करने कितने थे 5,000 रुपीज़। और ये 5,000 रुपीज़ का जो गैप फिलिंग है, ये गैप क्या हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। ये 5,000 रुपीज़ अपने पास से इन्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, मिनिमम शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट में से लेस कराएंगे रॉयल्टी। जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी कम होती है, तो मेरी शॉर्ट वर्किंग आती है निकल के। Now we will discuss on numerical question, how to solve numerical question. By the numerical problem, we can easily understand all concept of royalties. You have understood this. There should be two parties, landlord and leasee. Now there are two parties A and B. ये कौन है, हम लोगों को लैंडलॉर्ड है, ये पार्टी कौन है, लैंडलॉर्ड। अब ए के पास क्या है, कोल की माइन है, कोल की माइन से अब ये किससे अपने राइट्स ट्रांसफ़र करेगा, ये खुद कोल रेज नहीं करेगा, बी को ट्रांसफ़र करेगा अपने राइट्स की। मेरा आप क्या करो, आप मेरी माइन से कोल रेज करो और आप मुझे रॉयल्टी पे करना है, ठीक। देयर आर एग्रीमेंट मेड इन ईच अदर
फॉर 4 ईयर्स। फर्स्ट 2001, 2002, 2003, 2004 इन दोनों के बीच में 4 साल का एग्रीमेंट हो गया। लैंडलॉर्ड ने अपनी जो कोल की माइंस थी वो बी को दे दी है कि 4 साल तक आप कोल रेज करो, और यहाँ पे कुछ मिनिमम रेंट की कंडीशन लगाई होगी, कुछ रॉयल्टी। अब फर्स्ट ईयर में कोल रेज क्या हुआ है, बी ने जो कोल रेज करा है यहाँ से 1000 टन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1500 टन एंड थर्ड ईयर में 1800 टन एंड लास्ट ईयर में 2000 टन कोल रेज करा है, कोयला निकाला है खान से। नाउ रॉयल्टी इज एट द रेट 10 रुपीज़ पर टन। फर्स्ट ईयर कोल रेज 1000 टन, 1000 टन इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000, फिर 1500 इंटू 10 15,000, 1800 इंटू 10 18,000, 2000 टन इंटू 10 रुपीज़ 20,000 रुपीज़। ये क्या है, रॉयल्टी बनी है। अब बी जो है, ये बी किसे पे करेगा, लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा। फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 15,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ एंड लास्ट ईयर में 20,000 रुपीज़ ही हैज़ टू पे लैंडलॉर्ड। बट देर आर वन अनदर कंडीशन, दैट इज मिनिमम रेंट। ये 15,000 रुपीज़ मिनिमम रेंट, कम से कम ये 15,000 रुपये न्यूनतम किराया भी जैसे हम बोलते हैं, मिनिमम रेंट या फिर डेड रेंट हिंदी में क्या तो न्यूनतम किराया भी हम बोलते हैं, कि कम से कम 15,000 रुपये तो लैंडलॉर्ड ले लेगा आपसे, चाहे आप एक भी टन कोल रेस करो या फिर ना करो। नाउ अराइजेस short working, because first year 10,000 रॉयल्टी, 1000 टन कोल डेज हुआ है, 10,000 रुपीज़ रॉयल्टी, 1000 इंटू 10,000। बट यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन थी कि कम से कम 15,000 रुपये आपसे लैंडलॉर्ड लेगा। ये ए ने पहले ही बोल दिया था आपसे कि 15,000 रुपये कम से कम मैं आपसे ले लूँगा। बिफोर दैट we have understood this, when royalty less than to minimum rent then arises the short work। जब आप लोग का क्या हो जाता है, मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से, फिर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है, शॉर्ट वर्किंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपये रॉयल्टी थी तो 5,000 रुपये हम लोगों को ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो ये 10,000 और ये 5,000, ये आपको 15,000 रुपीज़ लैंडलॉर्ड को पे करने होंगे, शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। सेकंड ईयर में रॉयल्टी कितनी थी, 15,000 और 15,000 रुपीज़ ही मिनिमम रेंट था, तो हम 15,000 पे कर देंगे। नाउ थर्ड ईयर 2003 में 18,000 रुपीज़ रॉयल्टी थी और ये मिनिमम रेंट कितना था, 15,000। अब ये क्या बोला था इन लोगों ने कि रॉयल्टी और इसमें से जो भी अमाउंट विच एवर इज़ हायर दैट अमाउंट वी हैव टू पे टू लैंडलॉर्ड। जो भी अमाउंट इन दोनों में से ज़्यादा होगा वही हमें लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। तो 18,000 अब लैंडलॉर्ड को पे करना है और यहाँ पे 20,000 लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का हमारे लिए लॉस हो गया ना, क्योंकि बी को लॉस है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोल कम रेस करा है, 10,000 रुपीज़ रॉयल्टी थी, अधिकार शुल्क इनका 10,000 हुआ था, 15,000 देना हो रहा है, तो 5,000 रुपीज़ क्या हो रहा है, हमें अपने पास से देना पड़ रहा है, जो कि शॉर्ट वर्किंग है। ये बी के लिए शॉर्ट वर्किंग है, इसके लिए लॉस का पार्ट है कि 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हो रहे हैं। पर यहाँ पे हम लोग जो लैंडलॉर्ड था, ए था, बहुत अच्छा था, इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी थी, बोल दिया था आपसे कि इफ़ यू इनकर्ड लॉस इन एनी ईयर देन यू हैव राइट टू रिकवर दैट लॉस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स और आफ्टर इन कमिंग 3 ईयर्स 4 ईयर्स, कि जो भी आपका ये लॉस होगा ये आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जिस ईयर में भी आपके पास सरप्लस हो, इस लॉस को आप रिकवर कर सकते हो आने वाले 2 साल में, जैसा भी एग्रीमेंट हमारा हो जाए, कि अगर ये बोलता है 2 साल में रिकवर करोगे या 3 साल में रिकवर करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिकूव्ड, ये 5,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या रॉयल्टी 5,000 रुपीज़ है और 15,000 रुपीज़ मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे कुछ भी रिक्रूव्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड ईयर में 15,000 रॉयल्टी, 15 का 15,000 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं किसे, लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पे भी कुछ भी रिक्रूव्ड नहीं हो रहा है। अभी थर्ड ईयर में आप देखेंगे यहाँ पे 18,000 रुपीज़ है, 18,000 और यहाँ पे 15,000 रुपीज़ मिनिमम रेंट। हमें पे तो 18,000 ही लैंडलॉर्ड को करना था, पर लैंडलॉर्ड हमारा अच्छा था, उसने क्या बोला था कि जिस ईयर में आपको प्रॉफिट हो, सरप्लस हो, उस ईयर में आप अपना लॉस जो हुआ है वो रिकवर कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 5,000 रुपीज़ लॉस था हमारे लिए, शॉर्ट वर्किंग थी, तो यहाँ पे हम लोग अब लैंडलॉर्ड को 15,000 ही पे करेंगे और इसके बीच का जो 3,000 रुपीज़ है
3000 रुपीज़ रिकवर कर लेंगे, रिकूप्ड हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 2000 रुपीज़ हमारा लॉस बचा हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर में देखेंगे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ है और लैंडलॉर्ड कितना बोलता है, मुझे 15,000 रुपीज़ पे कर दो, क्योंकि रिक्रूप्ड का राइट इन्होंने दे रखा। अगर ये रिक्रूप्ड का राइट नहीं देते फिर मुझे इन दोनों में से ज़्यादा वाला अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना होता है, ये अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 है और 5,000 हमारे पास लॉस था, 5,000 में से 3,000 रिकवर कर चुके हैं, 2,000 रुपीज़ अभी बचे, तो 2,000 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी रिकवर कर लिया है, ठीक है। हमारा जो भी लॉस था पूरे का पूरा लॉस रिकवर हो चुका। नाउ नेक्स्ट कॉलम अनरिक्रूप्ड, ये होता है लॉस यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, विच अमाउंट डज नॉट रिक्रूप्ड दैट अमाउंट ट्रांसफर टू अनरिक्रूप्ड अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 5,000 का 5,000 हमारे पास रिक्रूप्ड हो चुका है। अगर इसमें से हो सकते हैं 3,000 रिक्रूप्ड हो जाता है, ये 2,000 रिक्रूप्ड ना होता, ये वाला अमाउंट कम होता, तो ये 2,000 रिक्रूप्ड नहीं होता तो हमारे यहाँ पे आ जाता है। या फिर किसी भी ईयर में मेरे पास सरप्लस ना होता तो ये पूरे का पूरा जो भी ये आपका लॉस था ये, ठीक है, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता, अनरिक्रूप्ड में लास्ट में आके, क्योंकि पहले हम ईयर तक ये फर्स्ट जो भी ईयर्स होते हैं इनमें हम लोग वेट करते हैं कि रिकवर हो जाएगा आपका जो भी लॉस था। अगर रिकवर नहीं होता तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अनरिक्रूप्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ विच अमाउंट वी हैव टू पे टू लैंडलॉर्ड, हम लोगों को कौन सा अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। फर्स्ट ईयर में देखो ये इन्होंने 15,000 हम लोगों से ले लिया था कि 15,000 रुपीज़ कम से कम मैं 15,000 तो लूँगा। सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ना कि दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होता है वही हमें पे करना होता है। सेकेंड ईयर में देखो कौन सा अमाउंट 15,000 ही हम लोगों ने पे कर दिया है। नाउ थर्ड ईयर में 18,000 पे करना था, पर लैंडलॉर्ड ने बोला था जो भी आपको लॉस हो वो आप रिकवर कर लेना, तो हम लोगों ने क्या किया, रिकवर 3,000 कर लिया और 15,000 ये क्या किया, पे कर दिया। फोर्थ ईयर में 20,000 हमें पे करना था और 15,000 मिनिमम रेंट था, तो यही अमाउंट हमें रिकवर करना था। इससे पहले हम लोगों ने 2,000 अपना लॉस रिकवर कर लिया है, ठीक है। लॉस रिकवर करने के बाद 18,000 रुपीज़ पे कर दिया, क्योंकि 20,000 में से कितना 2,000 रुपीज़ लॉस रिकवर हो चुका और 18,000 रुपीज़ पेड टू लैंडलॉर्ड। I hope you will have clear all concept. If you have any query then you can ask in comments. Thank you.